आर्बिट्रेटर को ईरान, इज़राइल और अमेरिका हायर नहीं कर सकते टू स्टॉप दिस वॉर? देखिए, मैंने पहले ही बोला, वॉर कोई एग्रीमेंट से नहीं हुआ है। वॉर इज एग्रेशन। तो टेक्निकली कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा तभी तो रिज़ॉल्यूशन होगा। उनको एक आना चाहिए ना आर्बिट्रेटर को लेके कि चलो रिज़ॉल्व करते हैं जो भी डिस्प्यूट है। मैम स्टूडेंट का ना सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है कि इस फील्ड में हाउ मच मनी दे कैन मेक इफ दे आर डूइंग अ जॉब या फ्रीलांसर हो गए हैं तो, या एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं तो। इट इज गुड एज ए कैरियर। इट इज गुड एज ए कैरियर एंड अभी तो फिलहाल इट इज कंसिडर्ड वेरी ल्यूक्रेटिव। आगे जाके इफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एज ऑफ नाउ इतना ज्यादा शायद नहीं कमा पाएंगे, बट एज हैविंग सेड दैट, आज के दिन भी बड़े बड़े कंपनीज जो हैं वो अगर आर्बिट्रेशन में आते हैं, क्रोर्स ऑफ मनी डिस्प्यूट्स, जिसके बेसिस पे द आर्बिट्रेटर टेक्स हिज और हर चार्जेस। एंड इंटरनेशनली, इंटरनेशनल ट्रेड में या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में आप उसमें जा सकते हो। यू कैन गेट एम्पैनल्ड in the international arbitration centers, and it is the in thing, it is the future of dispute resolution, particularly when there's a lot of trade is happening, globalization is there, liberalization is there, and the entire world is turning into a single unit. So there are any number of opportunities for arbitrators. मैम एक चीज़ और बताइए, क्या ये आर्बिट्रेटर को ईरान, इज़राइल और अमेरिका हायर नहीं कर सकते टू स्टॉप दिस वॉर? देखिए, मैंने पहले ही बोला, वॉर कोई एग्रीमेंट से नहीं हुआ है। वॉर इज एग्रेशन। तो टेक्निकली कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा तभी तो रिज़ॉल्यूशन होगा। उनको एक आना चाहिए ना आर्बिट्रेटर को लेके कि चलो रिज़ॉल्व करते हैं जो भी डिस्प्यूट है। इसमें वही बोलते हैं ना, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था उसमें मैंने मीडिएट किया। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आर्बिट्रेशन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मीडिएशन। क्योंकि आप आर्बिट्रेशन में यू विल हैव टू मेक देम सिट एंड टेक, everyone will talk to them, and then you give an award which will be implemented. But no sovereign nation would like to sit with, I mean, any arbitrator should be another sovereign nation, and nobody would want to take वो जो अवार्ड देते हैं एक और सोवरेन नेशन, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? हेजिमॉन तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो इट कैन ओनली वॉर्स एंड एग्रेशंस कैन हैव अ मीडिएटर, क्योंकि मीडिएटर का काम सिर्फ उन दोनों को पास लाना है और उन दोनों से बोलना है कि आप अपने हिसाब से कंसिलिएट कर लो, एग्री कर लो कि जैसे सीज फायर कर लो या थोड़े दिन के लिए सीज फायर कर लो, देख लो। देयर आर एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस for stopping an aggression. So it can only be a mediation, it can't be an arbitration. और इस पे इंटरनेशनल लॉ की भी धज्जियां उड़ गई हैं मैम। बिल्कुल। आई मीन जो इतने सालों से सब लोग फॉलो कर रहे थे वो सब उथल पुथल हो गया है। बट chaos cannot be maintained for a long time. Chaos has to stop. Order has to come back. Maybe it will not be the old order, maybe a new order. क्योंकि सब लोग इससे भी दे लर्न, दे हैव एक्सपीरियंस, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, तो शायद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए। किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान पे करने से, उन्होंने सोचा पहले दिन फरवरी 28 को सबको लीडरशिप को मारने से वो खत्म हो जाएगा, बट दे नेवर थॉट ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद पूरा वर्ल्ड इज त्राही त्राही मची हुई है। चलो वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों की सैलरी पे, क्योंकि आपने उसका कोई स्ट्रेट सीधा आंसर नहीं दिया। मतलब
स्टूडेंट्स को या अपकमिंग आर्बिट्रेटर्स को ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर उन्होंने इस करियर को चूज़ करा तो पहले तो वो जॉब करेंगे किसी के अंडर या वो एक प्रोफेशनल है या नहीं, वो वो शुरू नहीं कर सकते अपने आप में, क्योंकि 23 इयर्स में आप क्या डिस्प्यूट रिजॉल्व करोगे? और बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. द कंपनीज, द पार्टीज हु आर अंडर डिस्प्यूट, they should trust your intelligence, your intellect, your education, your experience to tell you their disputes. तो टेक्निकली उनको एक आर्बिट्रेटर के अंडर इंटर्नशिप या ट्रेनिंग या जॉब करना पड़ेगा जस्ट टू लर्न। Absolutely. उस लेवल पे क्या सैलरी होती है? जैसे लॉ फर्म्स में देते हैं, अभी बार काउंसिल ने बोला है कि मिनिमम 20-25,000 देना है, वहीं से शुरू करेगा कोई भी. ओके। At 23 years, 23-24 years, you get only that much. And it depends if it is a big firm and they can afford, and maybe they will, एक साल तो वो देखेंगे, प्रोबेशन पे तो रखेंगे, उसके बाद चाहे वो इंक्रीज कर सकते हैं आपका सैलरी. इफ यू आर सो एफिशिएंट, if you think out of the box, and if you give them solutions which are accepted very happily by the company, तो it depends on you. तो आपका अगर काम करना बहुत ही अच्छी तरीके से है तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, आपके सैलरी भी बढ़ जाएगी. मैम, स्टार्टिंग सैलरी का तो आपने आइडिया दे दिया। अब मैं मान के चल रहा हूँ, स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ले ली, बहुत अच्छा नॉलेज ले लिया, लर्न कर लिया, अभी वो खुद एक प्रोफेशनल हो गया है, ठीक है? 10 साल उसने ट्रेनिंग कर ली है। नाउ हाउ मच ही कैन मेक? You can earn lakhs. ओके। It depends on how big the case is and how. देखिए, the thing is, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बोलता है कि 1 साल के अंदर you have to resolve the dispute, और मैक्सिमम another 6 months मिलेगा कोर्ट के अप्रूवल से. सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 years, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा. तो it depends on you how quickly you can get it resolved and how well you argue your cases, or how well you judge, if you're an arbitrator, how well you judge the evidences and give the award within the time limit, which is not challenged. दोनों को satisfaction मिलता है. All these factors are important for you to become so famous and be in demand. आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन है, वो कितना पावरफुल माना जाता है? इज इट इक्विवेलेंट टू जज? It is not a question of whether the arbitrator is powerful. The question is the award which the arbitrator gives is equal to a decree of a court. पहले क्या होता था, अर्लियर एक्ट के तहत ये अवार्ड जो है फिर कोर्ट में ले जाना पड़ता था, एंड कोर्ट यूज्ड टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड. अभी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, कोर्ट अपने आप को थोड़ा दूर रखना चाहता है, एंड इट वांट्स द आर्बिट्रेशन टू ग्रो, तो एज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. तो अभी इसको with the recent amendments, the award is equal to the decree of a court. तो वो अपने आप ही it becomes binding on both the parties and it has to be implemented. कंपनीज आर्बिट्रेशन को प्रेफर क्यों करती हैं कंपैरिजन टू कोर्ट? आप इंटरनेशनल लेवल पे लोगे तो एक very important aspect is the court procedures, the language of the courts, the culture of the countries may be different. So एक दूसरे के कोर्ट्स में दूसरे कंट्रीज वाले, they may not be very comfortable getting into the courts of another country. So the better solution is the arbitration, which is based on the model arbitration agreement given by UNCITRAL. So both of them are comfortable, they know the procedures,
they know what is going to happen. तो and जैसे पहले भी बताया था इंस्टीट्यूशंस हैं इसके लिए. सो इंटरनेशनल अगर डिस्प्यूट्स हैं तो या सिंगापुर या लंदन या दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, कोई भी जगह वो चुन के इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं, and both the parties will be comfortable doing that. If you come to the domestic में कोर्ट में अगर जाओगे तो आपको लंबा समय तक वो आपका प्रॉब्लम चलेगा, रिजॉल्व काफी टाइम के बाद होता है. सो बट इन बिजनेस टाइम इज मनी. would the parties the business parties want to spend so much of time and lose so much of money by going to the court? अगर आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा 1-1.5 साल के अंदर. सो दैट इट इज स्पीड which counts in business. The second thing is efficiency. बहुत efficiently ये सब कुछ होता है, and the award which is given is implemented as a decree of a court. So the effectiveness and the efficiency of arbitration is taken into consideration by companies, and that is why they prefer. Then the third thing is the confidentiality. आप जितने भी आपके बिजनेस सीक्रेट्स हैं, जितने भी आपके बिजनेस के बारे में आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हो, it's all confidential because it is not in an open court. It is in a closed room where only the arbitrator, your lawyers, and you parties to the dispute are available. So no third person is allowed to enter that venue. So आपका confidentiality about your business will remain always. It is never given out. That is important. And the most important thing is the party autonomy. आप अपने आर्बिट्रेटर को खुद चूज करते हो. A judge in one way is imposed by the court. I mean, you can't choose your judge. The judge is already there. But यहाँ पर आप चूज कर सकते हो अपने. तो you're more comfortable with the person because you know that person. You know that person is an expert or is a judge, ex-judge, or is whatever you know about that person and the personality of that person. You know they are neutral. So इन सब चीजों से उनको and before I forget, I should tell कि जब कोर्ट में जाते हैं, there's a lot of bad blood which is thrown out between the parties, and generally when you come out of a dispute, you resolve a dispute in court, you say इसका मुंह तो दोबारा देखना भी नहीं चाहता. That feeling is not there when you get your disputes resolved through arbitration, because it is done in a very amicable sort of a way. आप दोनों एक पर्टिकुलर वेन्यू में बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं. You know what each other is talking, and you know their lawyers what they are talking. You know that the arbitrator is neutral. So there is a comfort factor in arbitration, and that is why most of the companies would want to go in for arbitration rather than getting into a traditional court. Awesome. मैम, प्रोसेस को समझाइए. आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए कि आपका डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, अब आपको लगता है कि इसको रिजॉल्व करना है. व्हाट विल यू डू? ये तो डिस्प्यूट तो दो लोगों के बीच में होता है. सो दोनों पार्टीज either they agree before or after a dispute arises that they will go in for arbitration and not through the traditional court. तो वो there are instances in which एक party, even after agreeing, the party says no, I want to go to the court, I don't want to go to the arbitration. तब आप कोर्ट में जा सकते हो. कोर्ट में जाके उनको बोल सकते हो कि हमारे बीच एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, बट the other party is not accepting. The court will ensure that the case goes to arbitration. It will never take up that case.
अगर आपके बीच में आर्बिट्रेशन, वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो कोर्ट विल नेवर एंटरटेन दैट केस, दैट डिस्प्यूट. सो एन आर्बिट्रेटर इज चोजन एंड गिवन टू यू. तो आप वहां जाओगे और अपना बात बनाओगे. अगर दूसरा पार्टी फिर भी नहीं आता है, तो court the arbitration tribunal will give dates, will call the other party, and if the other party does not show up, an ex parte award is given. Oh, wow. तो उसमें हर जगह लिखा रहता है कि इस दिन को डेट आया था, nobody appeared. इस दिन को आया था, this was discussed, nobody appeared from the other. So every time the party doesn't appear, they say कि party is not interested. इनके फेवर में दे दो जो लेके आए हैं केस. ex parte award दे देते हैं. प्रोसेस क्या है मैम? मतलब अगर मेरे को आपका मेरा डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए किसी एक चीज पे हो गया, अब प्रोसेस क्या है? हाउ टू रिजॉल्व इट थ्रू आर्बिट्रेशन? मतलब हमको क्या स्टेप्स करने चाहिए, किसको कॉल करना चाहिए, किसको ईमेल लिखना चाहिए? हम दोनों के बीच अगर डिस्प्यूट है, हम दोनों को कोई थर्ड पर्सन पता है जो एक्स जज है, जो या एक्सपर्ट है इन द डिस्प्यूट, इन द इश्यू ऑफ द डिस्प्यूट, वो एक एक्सपर्ट, लाइक कंस्ट्रक्शन का, somebody is a civil engineer और somebody is, अगर हमको नहीं पता है, तो वो जो जहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा जो हम बात कर रहे थे, वहां पर जाके भी वन कैन फाइंड. हाँ, दैट इज एन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. देन यू से कि हम लोग दोनों को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम, वो लिखा रहता है ना कि हम इस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे या उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, एंड देन वी गो टू दैट इंस्टीट्यूशन, वी आउट ऑफ दैट पैनल हम दोनों एक को चूज कर सकते हैं. हम दोनों, वी डोंट एग्री ऑन वन पर्सन. I choose my own arbitrator, you choose your own arbitrator, but the tribunal can never be made up of an even number of arbitrators. तो वो दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलके एक थर्ड आर्बिट्रेटर को चूज करेंगे, ओके, जो प्रिसाइड करेंगे. फिर वो दोनों उस केस में के पार्ट नहीं होंगे? नहीं, तीनों होंगे. तीनों. either one or three. फिर तो फीस बढ़ती रहेगी. हाँ, वो तो that is because you don't want to agree on a single arbitrator. Okay. तो तीनों बैठ के फिर दोनों पार्टीज को बुलाएंगे. कभी कभी प्री कंसल्टेशन भी होता है, वो आर्बिट्रेटर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पार्टीज इंट्रोड्यूस कराएंगे, डिस्प्यूट क्या है वो बताएंगे. प्री कंसल्टेशन, प्री आर्बिट्रेशन कंसल्टेशन होते हैं. देन द आर्बिट्रेटर फिक्सेस अ डेट जब दोनों पार्टीज अपने लॉयर्स के साथ आएंगे. दे गिव वॉट एवर, वन इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम. अगर आपने मुझसे कुछ पैसे मैंने आपको देने हैं, तो यू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड गिव इट टू द आर्बिट्रेटर कि दिस इज माय स्टेटमेंट ऑफ क्लेम. तो मैं स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दूंगी कि इतना नहीं है, या मुझे नहीं देना है, या मैंने पहले दे दिया है, जो भी. I will give my statement of defense. After taking these two, then you give when the arbitrator calls for it, the tribunal calls for it, then you give written documents. Whatever, आप अगर statement of defense, statement of claim देते हो, उस claim का कुछ तो basis होगा, कोई bills होंगे जो unpaid है, जो भी आपके पास evidence है, documentary evidence या oral evidence, आप उनको बताते हो, and that is recorded. Then I will also give the requisite documents and oral evidences, and that is again recorded by the tribunal. Then on the basis of that, उसके बाद cross examination करते हैं, आपके लोगों को हमारी तरफ से और हमारे लोगों को आपकी तरफ से. The lawyers cross question, cross examine in front of everyone, जो भी सब लोग closed room के अंदर है. Closed room, arbitrators will be there, the parties will be available, the lawyers will be available. In front of everyone, cross-examination takes place, and then the issues are framed. After taking into consideration all the evidences and the cross-examination, वो बोलेंगे इस dispute का ये issues है. And on the basis of whatever facts and figures are available, evidences are available, and the issues
which have been decided, then the arbitrator gives an award. अगर किसी पार्टी को आर्बिट्रेटर का डिसीजन पसंद नहीं आया, तो क्या उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? Yes, there is a provision within the Arbitration and Conciliation Act itself कि you can challenge the award. But पहले the reasons and justifications given for challenging an award were numerous. पर अभी कोर्ट जो है it wants to promote arbitration as an alternate dispute resolution mechanism और अपने आप को वो इंटरफियरेंस अपना कम करना चाहती है. तो फिलहाल तो देयर इज वेरी फ्यू justifications on which or reasons on which you can challenge an award. Important thing is if there is a procedural problem, then they can challenge कि ये procedure ठीक से नहीं किया. या if the arbitrator को हम बताते हैं कि ये issues हैं, dispute जो है उसके beyond जाके वो award देता है, तो then it can be challenged कि उनका ये था ही नहीं उनके jurisdiction में, and he has given an award on something which is beyond his jurisdiction. Then there is one like if the parties have कोई कमी है उसमें, वो party is a minor or something like that. Parties are not अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अगर कोई डिसेबिलिटी बोल दे कि मैं डिप्रेशन में disability नहीं हूँ या बोलते हैं उसको, disability नहीं बोलते नहीं, हैं. अगर कोई पार्टी सामने से आके बोले कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ या मैं नहीं अपने ऐसे नहीं, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, तो उस केस में फिर क्या होता है? नहीं ऐसे नहीं, वो तो पहले से ही पता होता है ना. Even when they go to the when they go for arbitration, तब भी सडनली तो नहीं आता अवार्ड आने के बाद. But there are certain fundamental things like पार्टी को नोटिस नहीं भेजा, that is a procedural problem. Party itself is not eligible to fight the case. Like minor है, minor is not, उनका गार्डियन करना चाहिए. तो and then the last but not the least is इंडिया का पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं. बट चैलेंज करना एक साइड है, ऑन द अदर हैंड चैलेंज करने पर भी कोर्ट कैन नॉट गेट इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस. इट कांट स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो. It can only look at these procedural problems, and only these, on the basis of these reasons, it can set it aside. It's called setting aside of the order. It is not, modification is not allowed. अभी arguments चल रहे हैं कि कितना modify कर सकते हैं. But setting aside में भी या तो पूरा set aside कर दे if it is not legal. But sometimes ऐसे होता है अगर थोड़ा जो if it is separable, the award can the award में एक section जो ठीक नहीं है वो separate कर सकते हैं award से, तो उसको nullify करते हैं, बाकी का award को implement कराते हैं. मैम अगर 2 बुक्स आप रिकमेंड करें तो वो कौन सी होंगी? फॉर बिकमिंग आर्बिट्रेटर, या कोई सेल्फ डेवलपमेंट वाली अगर आप सजेस्ट करें तो, या एक सेल्फ डेवलपमेंट वाली कर दीजिए और एक अगर किसी को इस फील्ड में आना है या कहीं केस स्टडीज पढ़नी है तो कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करेंगे? वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द बेयर एक्ट. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है वो थरोली पढ़ना चाहिए, और उसके इंटरप्रिटेशंस दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑथर्स हैं, उन्होंने दिए हुए हैं, वो इंटरप्रिटेशंस पढ़ सकते हैं. बट जनरली इंटरप्रिटेशंस, सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आते हैं, वो सब पढ़ लीजिए. So there is nothing like a book. You have to know the bare act of the Arbitration and Conciliation Act and its amendments. Time to time amendments होते रहते हैं, वो सब भी पढ़ना पड़ता है. And interpretations given by Supreme Court or
वेरी वेल नोन आर्बिट्रेटर्स इन द फील्ड, उनका भी होता है। तो सेल्फ ग्रोथ वाली कोई बुक अगर आप रिकमेंड करें तो? सेल्फ ग्रोथ इन आर्बिट्रेशन, नहीं, नहीं, इट इज़ अ वेरी मतलब आर्बिट्रेशन एक अलग चीज़ हो गई, बट वैसे अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, तो आपकी कोई एक फ़ेवरेट जो सेल्फ ग्रोथ में बुक आपको हेल्प कर रही हो या ऐसा कुछ? सारे बुक्स बुक्स ही तो होते हैं, जैसे एक्सपीरियंस, लाइफ जैसे लाइफ 0 टू इटसेल्फ 1 इज हो गई या ओशन स्ट्रैटेजी हो गई, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हो गई, ऐसी कोई बुक? नहीं, बेयर एड के अलावा कोई बुक नहीं है। ठीक है। And then your life itself is a book. The experiences which you learn, the amount you can study, the amount you learn as an intern, the amount you learn from your seniors, that helps you. ठीक है। अभी हम ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब दीज आर फॉर द रील्स, ठीक है? तो इनका रैपिड थोड़ा क्विक आंसर दीजिएगा। आर्बिट्रेशन और कोर्ट लिटिगेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? Arbitration is party autonomy. उसमें पार्टी ऑटोनॉमी नहीं होता है। क्या नॉन लॉयर्स भी आर्बिट्रेटर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इफ दे आर एक्सपर्ट्स, they come, they can come either as experts, or if the parties choose them in an ad hoc arbitration, they can become arbitrators. आर्बिट्रेशन का फ्यूचर इंडिया में कैसा है? अवेयरनेस अभी कम है। अवेयरनेस बढ़ने से आई आई विश एंड होप ऑल द कंपनीज विल गेट इनटू दैट, बिकॉज टाइम इज एसेंस फॉर एनी बिजनेस। कौन सी स्किल एक ऐसी है जो आर्बिट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है? सोचना। स्टूडेंट्स अगर आज से प्रिपेयर करना चाहें तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए आर्बिट्रेटर बनने के लिए? पहले तो एलएलबी करना चाहिए, उसके बाद चाहिए तो वो लोग स्पेशलाइज कर सकते हैं। आई मीन देयर आर पीपल हु डू पीएचडीज इन आर्बिट्रेशन आल्सो। बट आप जो भी पढ़ते हो, आपको शुरू तो इंटर्नशिप से ही करना पड़ेगा, जॉब लेना पड़ेगा। डिस्प्यूट्स क्या क्या हैं, किस तरह से आते हैं, किस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं और किस तरह से सॉल्व होते हैं, वो सब आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अभी रैपिड फायर है एकदम। मैम, आर्बिट्रेशन या लिटिगेशन? आर्बिट्रेशन। नेगोशिएशन या लीगल स्ट्रेटेजी? नेगोशिएशन। इंडिया या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन? दोनों इम्पोर्टेंट है। लॉ डिग्री नेसेसरी या ऑप्शनल? लॉ डिग्री इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। बट अभी तो आपने बताया था कि बिना लॉ करे भी कोई आर्बिट्रेटर बन सकता है। आर्बिट्रेटर बनना अलग बात है, बट आर्बिट्रेशन लॉयर के लिए तो लॉ डिग्री इम्पोर्टेंट है। बुक्स या रियल वर्ल्ड केस से लर्निंग? रियल वर्ल्ड। मीडिएशन या आर्बिट्रेशन? आई प्रिफर आर्बिट्रेशन। एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन? एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट या स्टार्टअप डिस्प्यूट? स्टार्टअप्स एज ऑफ नाउ स्टार्टअप्स इतने नहीं है, तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट से ज्यादा है। वन स्किल एवरी आर्बिट्रेटर मस्ट हैव? ही शुड अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। वन मिस्टेक यंग प्रोफेशनल्स शुड अवॉइड इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करियर? Every day they learn, so they should not think that they know everything. Every day gives a new problem. मूर्ति मैम, आज आपने इस करियर की इनसाइट्स देके आने वाले आर्बिट्रेटर्स को, लॉयर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे इनसाइट्स दिए हैं। Thank आई you. होप ये पॉडकास्ट स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और जिन्होंने आर्बिट्रेटर को हायर करना है उनके लिए बड़े काम का हो। Thank you. मुझे खुशी हुई कि मुझे यहाँ बुलाया गया, and whatever knowledge I have acquired and whatever experience I have acquired through my government service, I was able to share a little of that. थैंक यू मैम। लेकिन अगर किसी ने आपको फॉर आर्बिट्रेशन हायर करना हो तो हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट यू? Yeah, advocateindira.murthy@gmail.com. Indira Murthy is INDIRAMURTHY. So advocate all together, advocateindira.murthy@gmail.com. And my phone number is 971-7711-468. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। Thank you for the opportunity. दोस्तों, आई होप आपको ये आज का एपिसोड आर्बिट्रेशन के ऊपर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उस तक ये एपिसोड ज़रूर शेयर कीजिए जिनको लॉयर या आर्बिट्रेशन के करियर में आना है। थैंक यू। देखते रहिए करियर की बात सौरभ के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए पॉडकास्ट में। थैंक यू। सायोनारा।